Hello everyone, welcome back and today we are going to continue the chapter. क्वेश्चन नंबर 5 है. अभी तक हमने क्या क्या देख लिया ये एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले सर हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल की शुरुआत की थी. कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है, कितने सोर्सेस होते हैं जहां से हम कैपिटल को लेके आते हैं और उनको जो हम अमाउंट पे करते हैं दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब उसके बाद में हमने देखा था कि इंपॉर्टेंस क्या है. मैंने 3 चीजें आपको बताई थी कि इंपॉर्टेंस क्या है. सबसे पहले तो आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को इवैल्यूएट करने में ये मदद करता है. उसके बाद में परफॉर्मेंस अप्रेजल में आपको मदद करेगा. और तीसरी चीज थी डिजाइनिंग ऑफ द ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी. और मैंने आपको ये बोला था कि ये जो डिजाइनिंग ऑफ द ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी है ये हम कौन से चैप्टर में देखने वाले हैं सर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. उसके बाद में हमने ये क्वेश्चन देखा था कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है. और मैंने आपको ये बताया था कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि हम डायरेक्टली जब पैसा किसी से लेके आते हैं लोन के रूप में या फिर फंडिंग के रूप में, तो हम उनको जो डिविडेंड या इंटरेस्ट पे करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. लेकिन कहीं पे हम पैसा इन्वेस्ट करके जो इनकम कमा सकते थे वो नहीं कमा पा रहे हैं क्योंकि हमने डिसाइड किया कि हमने ये पैसा प्रोजेक्ट में डालना है, वहां ना डालते हुए. तो जो इनकम नहीं हो पा रही है, जो अपॉर्चुनिटी हमने खो दी, जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, दैट बिकम्स द इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो ये 2 चीजें तो आपने सीख ली. ठीक है, उसके बाद में 4th पॉइंट हमने देखा था कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मतलब हमने इस सिलेबस में क्या क्या कवर करना है. सो कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स आर द थिंग्स दैट वी विल कवर. मैंने आपको 4 सोर्सेस बताए थे अगर आपको याद होगा तो. ठीक है, अब मैंने आपको 4 सोर्सेस बताए थे जिसमें था एक था इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस और लोन. अब ये जो डेट है और लोन है ये इन दोनों की कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना हम इसी से सीखेंगे जो कि कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट है. प्रेफरेंस के लिए अलग से हमारे पास में वर्किंग रहेगी और इक्विटी के लिए भी हमारे पास में अलग से वर्किंग है, मतलब अलग से कॉन्सेप्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे. ठीक है, यहाँ तक हम चीज़ें सर देख चुके थे. अब बात करते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं डिबेंचर्स के और बॉन्ड्स के. मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे. हम शुरू कर रहे हैं सर पहला टॉपिक कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट. हम शुरू कर रहे हैं पहला टॉपिक कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट. डेट 2 तरह के होते हैं, एक होता है सर बॉन्ड्स और एक होता है सर डिबेंचर. एक होता है सर डिबेंचर, एक होता है सर बॉन्ड. याद रखना, जो गवर्नमेंट इशू करती है हम उनको बोलते हैं बॉन्ड्स, जो कंपनी इशू करती है उसको हम बोलते हैं डिबेंचर्स. कॉस्ट निकालने के लिए एक ही तरीका है दोनों का. सो फॉर्मूला में कहीं डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए हम उसको साथ में ले रहे हैं. ठीक है, ध्यान दो. अब सबसे पहली चीजें जो है कि व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द बॉन्ड्स. बॉन्ड क्या है सर, डिबेंचर क्या है सर, किस चीज का नाम है ये. बॉन्ड और डिबेंचर बेटा उस चीज का नाम है जिससे हम पैसा, ये जिससे हम अपनी कंपनी में पैसों की फंडिंग करवा सकते हैं. अगर आपको कंपनी चलाने के लिए पैसा चाहिए तो जितने भी सोर्सेस ऑफ कैपिटल अवेलेबल है मार्केट में उसमें से एक लॉन्ग टर्म सोर्स जो है उसे कहते हैं डेट या बॉन्ड्स. आप इक्विटी शेयर जैसे मार्केट में इशू करते हो उसी तरीके से डिबेंचर्स भी मार्केट में इशू किए जाते हैं. इक्विटी शेयर्स जब आप मार्केट में इशू करते हो तो जो खरीदता है उसे कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर. डिबेंचर जब आप मार्केट में इशू करते हो उसे खरीदने वाले को कहते हैं डिबेंचर होल्डर्स. ठीक है, जब डिबेंचर होल्डर डिबेंचर खरीदता है तो हमारे से खरीदेगा, कंपनी से. तो वो पैसा किसके पास आ रहा है, कंपनी के पास में आ रहा है. अब इसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे इक्विटी शेयर जो होता है उस पे हम डिविडेंड देते हैं, वैसे ही ये जो डिबेंचर्स और बॉन्ड होता है उस पे हम इंटरेस्ट देते हैं. लोन पे भी इंटरेस्ट देते हैं, वैसे ही डिबेंचर्स पे भी इंटरेस्ट देते हैं. डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट देते हैं उसका एक स्पेसिफिक वर्ड है जिसको हम कहते हैं कूपन. इसको हम कहते हैं कूपन. यानी कि अगर आपने 100 रुपए का डिबेंचर इशू किया 10% की रेट से, इसका मतलब जिसने भी खरीदा होगा, मान लो आपने इशू किया एज अ कंपनी और मैंने खरीदा, तो आप मुझे 10% के रेट से जो भी फेस वैल्यू होगी उस पे कूपन दोगे. कूपन अमाउंट कितनी हो गई सर, 10 रुपए, और कूपन रेट कितना था, 10%. ठीक है सर. जब डिबेंचर इशू किया जाता है तो उसमें 2 चीजें डिसाइड होती है.
एक तो उसकी फेस वैल्यू कितनी रहेगी। सो लेट्स से उसकी फेस वैल्यू होती है 100। आपने इक्विटी शेयर में देखा होगा फाउंडेशन लेवल पे कि इक्विटी शेयर की भी फेस वैल्यू होती है, इसी तरह से डिबेंचर्स की भी फेस वैल्यू होती है। लेकिन इक्विटी शेयर की जो फेस वैल्यू होती है ज़रूरी नहीं वो मार्केट में जब इशू किया जा रहा हो तो फेस वैल्यू पे ही इशू किया जाए। 3 चीज़ें हैं जो आपने समझनी यहाँ पे ज़रूरी है। मान लो डिबेंचर हो या इक्विटी हो, चलो हम सिर्फ डिबेंचर की बात करते हैं। डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये है, ठीक है। अब ये जब मार्केट में इशू किया जा रहा है तो इसमें 3 चीज़ें हो सकती है, याद रखना। ये हो सकता है कि एट पार इशू किया जा रहा हो, मतलब इशू प्राइस जो है आपकी ये 100 रुपये, फेस वैल्यू भी 100 रुपये और इशू प्राइस भी 100 रुपये, तो उसको बोलते हैं एट पार। हो सकता है आप उसको डिस्काउंट में इशू कर रहे हो क्योंकि आपको मार्केट में ज़्यादा बेचना है, आपको लोगों को बताना है कि देखो 90 रुपये में हम बेच रहे हैं 100 रुपये की चीज़। अभी आप 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बेच रहे हो एट पार में। डिस्काउंट में आप 100 रुपये की चीज़ अगर 90 रुपये में बेचोगे तो उसको कहते हैं डिस्काउंट। फेस वैल्यू से जब इशू प्राइस कम होती है, लिख लेना अपने बुक में, फेस वैल्यू से जब इशू प्राइस कम होती है तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट में इशू करना। लेकिन आप कभी कभी प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हो, और मैक्सिमम शेयर जो मार्केट में रियल लाइफ में इशू होते हैं, वो शेयर की बात कर रहा हूँ, वो प्रीमियम पे इशू होते हैं। मैं डिबेंचर की बात करता हूँ, अगर डिबेंचर में आपने प्राइस रख दी इशू प्राइस 120, इसका मतलब 100 रुपये की चीज़ आप 120 रुपये में बेच रहे हो। क्या लोग खरीदेंगे? हाँ सर खरीदते हैं, आप उसकी चिंता मत करें। अगर लोगों को लगता है कि यार 100 रुपये ऑलरेडी वैल्यू कम रखी है इन्होंने, इसकी वैल्यू तो 150 है और हमको तो सिर्फ 120 में मिल रहा है, तो लोग 120 में खरीदेंगे। तो एक चीज याद रखेंगे, जब प्रीमियम अमाउंट ज्यादा होता है फेस वैल्यू, सॉरी, जब इशू प्राइस ज्यादा होती है फेस वैल्यू से, तो आप क्या बोलेंगे? सर वो डिबेंचर प्रीमियम पे इशू किया जा रहा हो। इशू प्राइस जब कम होती है फेस वैल्यू से, तो आप क्या बोलेंगे? सर डिबेंचर आपका डिस्काउंट में इशू किया जा रहा है। और जब इशू प्राइस और फेस वैल्यू आपकी सेम होती है तो आप बोलते हैं एट पार इशू किया जा रहा है। ठीक है, जो डिबेंचर है हमारा, इसमें इसके फीचर्स में मैंने आपको 2 चीजें बताई। सबसे पहले एक इसमें होता है कूपन रेट। कूपन रेट से जो कैलकुलेट होता है, ये कूपन रेट लगता है सर फेस वैल्यू पे, और इससे निकलती है आपकी कूपन अमाउंट कि कितना इंटरेस्ट देना है। दूसरी चीज होती है सर इशू प्राइस। दूसरी चीज होती है फेस वैल्यू, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। तीसरा फीचर होता है सर इसका इशू प्राइस, यानी मार्केट में आप कितने रेट में इशू कर रहे हैं। अब इशू प्राइस पे डिपेंड करता है कि आप बॉन्ड को पार एट पार इशू कर रहे हैं, डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं या प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। चौथी चीज होती है सर रिटर्न, यानी कि इसको बोलते हैं यील्ड। यील्ड का मतलब होता है रिटर्न, ये होता है परसेंटेज में। ठीक है, और ये तो हम कैलकुलेट करते हैं, ये दिया हुआ नहीं होता। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल की फेस वैल्यू है 100 रुपये, इशू प्राइस है 90, और कूपन का अमाउंट आपका जो है वो है 10% का, सॉरी कूपन का जो रेट है वो है 10% का। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 10% अगर फेस वैल्यू पे लगाए तो कूपन अमाउंट कितनी निकलती है सर? 10 रुपये निकलती है। ठीक है, आप इसको अगर इस पे लगाओगे तो आपको ये 10 रुपये मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूं ना सर, आपको यील्ड निकालनी है, यानी कि रिटर्न कितना। रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया 100 रुपये का, उस पे मैंने कितना कमाया, ये मेरा रिटर्न हुआ। अब जब आप मार्केट में ये बॉन्ड खरीदने जाएंगे तो बताइए सर, पहली बात तो पहला सवाल मेरा ये आपसे है कि आप कौन सी प्राइस पे खरीदेंगे। होल्ड ऑन एक सेकंड। हाँ, तो कौन सी प्राइस पे खरीदेंगे? ये तो बात सिंपल है कि सर आप 90 रुपये में खरीदेंगे जो मार्केट में प्राइस चल रही है। तो आपके जेब से कितना पैसा गया सर? 90 रुपये गया। और जब आपको साल के अंत में इंटरेस्ट मिलेगा तो कितने रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा? सर आपको जब इंटरेस्ट दिया जाता है ना, तो इश्यू प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता उसका, आपको कूपन रेट लगता है आपके फेस वैल्यू पे। कूपन रेट लगता है आपके फेस वैल्यू पे, तो आपको अमाउंट कितना मिलेगा सर? 10 रुपये का। यानी कि आपने जेब से कितने पैसे लगाए? 10 रुपये, सॉरी 90 रुपये, लेकिन आपको मिला कितना? 10 रुपये। ये कितना परसेंट होगा सर? 11.11%। रिटर्न कितना है आपका? 11.11%। यील्ड कितना है आपका? 11.11%। आई बात समझ में? तो ये एक और फीचर हो गया। कुछ और एक्स्ट्रा जो 2-3 फीचर है मैं आपको
समझा देता हूँ। फेस वैल्यू हो गया, ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ और एक दो चीज़ें जो हैं, हाँ ठीक है, ये तीन चीज़ें जो है, मैच्योरिटी पीरियड। डिबेंचर जब आप मार्केट में इशू करते हैं तो डिबेंचर, सॉरी इक्विटी शेयर की बात करता हूँ, जब आप मार्केट में इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो इक्विटी शेयर इररिडीमेबल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इक्विटी शेयर कभी वापस, इक्विटी शेयर की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती कि 4 साल तक इक्विटी शेयर चलेगा उसके बाद खत्म हो जाएगा, आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा ना। जब तक कंपनी चलेगी तब तक ये इक्विटी शेयर मार्केट में बने रहेंगे। डिबेंचर जब मार्केट में, अच्छा लोन जो होता है ना, जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो क्या जिंदगी भर के लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है? नहीं, लोन की कोई एक्सपायरी डेट होती है। 5 साल का लोन लिया मैंने, 30 साल का, 3 साल का लोन लिया मैंने, 30 साल का लोन लिया। इक्विटी शेयर में ऐसा कभी नहीं होता। इक्विटी शेयर जब आप खरीदते हैं तो आप ऐसा नहीं बोलते कि मैंने 5 साल के लिए खरीदा उसके बाद तो इक्विटी शेयर अपने आप खत्म हो जाएगा। नहीं, अगर आपको इक्विटी शेयर आपने आज खरीदा और आपको खत्म करना है तो आप किसी और को बेच दो। मार्केट में खरीदा है तो बेच दो, कोई और खरीद लेगा, और ये प्रोसेस चलती रहेगी। मार्केट में जितने इक्विटी शेयर है उतने ही रहेंगे, बाईबैक वाली सिचुएशन अगर मैं छोड़ दूं तो। लेकिन जब डिबेंचर आप इशू करते हैं तो डिबेंचर में एक एक्सपायरी डेट होती है, मैच्योरिटी पीरियड होता है। जब डिबेंचर या बॉन्ड्स इशू होते हैं तो वो हो सकता है 5 साल के लिए इशू किया गया हो, 10 साल के लिए इशू किया गया हो, या फिर 50 साल के लिए इशू किया गया हो। उस पीरियड का खत्म हो जाना, यानी कि इस बॉन्ड का खत्म हो जाना, आपने मेरे को पैसे दिए, डिबेंचर मैंने इशू किया 5 साल का, आपने मेरे को पैसे दिए, मैंने आपको डिबेंचर दिया, 100 रुपए की फेस वैल्यू थी, 90 रुपए में इशू किया एट डिस्काउंट। 5 साल खत्म हो गए, इसका मतलब क्या है कि वो बॉन्ड की कीमत, टाइम खत्म हो गया, तो मैंने आपको अपने पैसे, आपके पैसे वापस लौटाने हैं और आप मुझे ये डिबेंचर वापस लौटा दोगे, जो कि एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। इसका मतलब आपको अब आपका पैसा वापस मिल जाएगा और अगले साल से, 6वें साल से आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन पहला सर मेरा, आप बताओ मैच्योरिटी पीरियड कितना था मेरे एग्जांपल में? सर 5 साल का। आप ये बता सकते हो कि रिडम्पशन वैल्यू कितनी है? अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने आखिरी में बोला था कि आपको आपका 100 रुपये वापस मिल जाएगा। दिमाग अगर लगाओगे तो इशू प्राइस थी आपकी 90 की और फेस वैल्यू था, इशू प्राइस थी 90 की, फेस वैल्यू था 100 रुपए का। आपने कंपनी को कितने पैसे दिए थे? सर 90, लेकिन वापस कितने ले रहे हो? सर 100। जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली या कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तब तक ये मान के चलेंगे हम कि रिडम्पशन जो है वो फेस वैल्यू पे होगा। तब तक ये मान के चलेंगे कि रिडम्पशन कहाँ पे होगा? सर फेस वैल्यू पे होगा। उसके बाद क्वेश्चन हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो, उसमें ये लिखा हुआ हो सकता है कि डिस्काउंट में भी रिडम्पशन हो सकता है और प्रीमियम पे भी रिडक्शन हो सकता है। सो रिडम्पशन कैन बी एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, एट सिमिलरली। देखो ये है टाइम फ्रेम 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 5 साल का टाइम फ्रेम है। यहाँ आपने बॉन्ड खरीदा और यहाँ आपने बॉन्ड, आपका बॉन्ड रिडीम हो गया। जब आपने बॉन्ड खरीदा तो हो सकता है एट पार खरीदा हो, एट डिस्काउंट खरीदा हो, एट प्रीमियम खरीदा हो, और जब रिडीम हो रहा है यानी वापस आ रहा है तो भी हो सकता है कि एट पार रिडीम हो रहा है, एट डिस्काउंट रिडीम हो रहा है और एट प्रीमियम रिडीम हो रहा है। इतनी कहानी समझ में आई आपको? एक लास्ट चीज जो है मैं आपको बता देता हूँ, वो है आपका बेनिफिट ऑफ टैक्स शील्ड। फायदा क्या होता है बॉन्ड इशू करने में, जो फायदा नहीं हो पाता इक्विटी शेयर इशू करने में। इक्विटी शेयर जब आप इशू करते हो तो जो उस पर आपको खर्चा लगता है वो है डिविडेंड का। जिसने इक्विटी शेयर खरीदा उसके लिए इनकम, आपके लिए खर्चा, क्योंकि आपने इशू किया था इक्विटी शेयर। और ये डिविडेंड इनकम टैक्स पे करने के बाद के प्रॉफिट में से पे किया जाता है। जबकि मैं बात करता हूं जब डिबेंचर आपने इशू किया तो डिबेंचर पे आपने मुझे क्या दिया था? इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट की अमाउंट आपके लिए खर्चा है कि नहीं है? ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो ये जो इंटरेस्ट की अमाउंट है ये आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट मारते हो और इस पे आपको होती है टैक्स सेविंग। अब ये जो बेनिफिट ऑफ टैक्स शील्ड है ये कैसे होता है मैं आपको समझा देता हूं। लेट्स से 2 चीज लेते हैं। एक इक्विटी के सोर्स से अपन ने पैसा रेज किया था, कितना सर? 100 करोड़ का। और आप डिबेंचर के सोर्स से आपने 100 करोड़ का पैसा रेज किया था। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ले लो, लेट्स से 50 करोड़ है, यहाँ पे 50 करोड़। आप इंटरेस्ट माइनस कर दो,
पहले वाले केस में तो इक्विटी से पैसा इशू किया, डिबेंचर तो थे नहीं, तो कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। यहाँ इंटरेस्ट है 10 करोड़ का। बैलेंस कितना बचा सर? 50 और 40। अब आप टैक्स माइनस कर दो। मान लो 50% टैक्स है, तो 25 और 20 टैक्स आया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा आपका 25-20। अब आप डिविडेंड बांटोगे इक्विटी वालों को, तो इसमें से आप डिविडेंड माइनस कर दो। लेट से 5 करोड़ का डिविडेंड है, चलो वो भी अमाउंट सेम ले लो ना, इंटरेस्ट के जैसे 10 करोड़ का डिविडेंड है। यहाँ तो कोई डिविडेंड की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप बैलेंस देखोगे तो आपके पास यहाँ कितना बचा? 15। और आपके पास यहाँ कितना बचा? 20। अगर आप ध्यान दोगे तो दोनों सिचुएशन में आपने सेम पैसा रेज किया था, जो है 100 करोड़ रुपए। दोनों सिचुएशन में, एक सेकंड होल्ड करना थोड़ा सा। दोनों सिचुएशन में आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 50 करोड़ का। दोनों सिचुएशन में आपने कॉस्ट कितनी बांटनी है अमाउंट में? 10 करोड़ की। डिबेंचर है तो इंटरेस्ट बांटा 10 करोड़ का, और इक्विटी है तो आपने डिविडेंड बांटा 10 करोड़ का। एट द एंड ऑफ द डे आपकी कंपनी में किस सिचुएशन में प्रॉफिट ज्यादा है? ये मतलब पैसा ज्यादा पड़ा हुआ है डिबेंचर वाले में। कितना ज्यादा पड़ा हुआ है? 5 करोड़ का। उसमें 15, यहाँ पे 20। ये बात आपको समझ में ये चीज़। अब जब 15 और 20 हुआ ना सर, तो 5 करोड़ का जो एक्स्ट्रा बचा, उसमें क्यों बचा पता है? क्योंकि ये 5 करोड़ की आपकी टैक्स सेविंग हुई है। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपका टैक्स डिबेंचर वाले में कम जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ये जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया ना टैक्स के पहले, उसको ले लिया, तो गवर्नमेंट तो आपके जो टैक्सेबल अमाउंट थी वो कम आई। डिविडेंड के केस में टैक्सेबल अमाउंट ज़्यादा आती है। गवर्नमेंट बोलती है डिविडेंड आपको आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में से देना है, और यहाँ पे आप बिफोर टैक्स प्रॉफिट में से आप इंटरेस्ट दे सकते हो। तो ये जो 5 करोड़ का फ़ायदा हुआ सर, इसी को कहते हैं बेनिफिट ऑफ टैक्स शील्ड। ये है आपका बेनिफिट ऑफ टैक्स शील्ड। सो ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ को। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। अगला क्वेश्चन मैं आपसे लेता हूँ, बहुत ही सिंपल है। बेस्ड ऑन द रिडम्पशन यानी कि रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑन मेच्योरिटी, मान लो 5 साल के एंड में जब हम ये करेंगे, या मान लो सर मेच्योरिटी पे अगर रिडम्पशन करना है, तो किस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं इन डिबेंचर्स को, डेट को यानी कि डिबेंचर्स को? और बहुत ही सिंपल सा आसान सा इसका जवाब है, 2। जब डिबेंचर्स आप मार्केट में इशू करते हो तो 2 तरह के आप मार्केट में डिबेंचर्स इशू करोगे। एक इररिडीमेबल डिबेंचर्स, दूसरा रिडीमेबल डिबेंचर्स। फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। इररिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब होता है जब आप मार्केट में डिबेंचर्स इशू कर रहे हो तो वो कभी भी रिडीम नहीं होने वाले, यानी सालों तक 100 साल 200 साल तक आपको उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा और आपका पैसा प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा उनके पास पड़ा रहेगा। दीज आर कॉल्ड एज इररिडीमेबल डिबेंचर्स। इंडिया में हम इररिडीमेबल डिबेंचर्स अभी इशू नहीं कर सकते। दूसरा है रिडीमेबल डिबेंचर्स। इसका मतलब जब भी आप डिबेंचर या कोई भी कंपनी डिबेंचर मार्केट में इशू करेगी तो उस कंपनी को ये बताना पड़ेगा कि इसकी मैच्योरिटी क्या है, कितने साल बाद इन्वेस्टर्स को अपना पैसा वापस मिल जाएगा, फेस वैल्यू, कितने साल बाद ये डिबेंचर्स खत्म हो जाएंगे। सो रिडीमेबल डिबेंचर्स की मैच्योरिटी होती है, इररिडीमेबल डिबेंचर्स की मैच्योरिटी नहीं होती। आपके पास नोट्स होंगे, उसमें ये चीज लिख लो। इररिडीमेबल के आगे लिखो कि देयर इज नो मैच्योरिटी, ये परपेचुअल होते हैं। और रिडीमेबल के आगे लिख लो कि रिडीमेबल के आगे क्या लिखोगे आप, कि इसकी मैच्योरिटी होती है। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करो अभी। दो मिनट रुक जाना बस, एक अर्जेंट आ जाता है कभी कभी तो इशू हो जाता है बस। कूल, इतना आपको समझ में आ गया। आगे बढ़े हम। टाइमिंग
ठीक है सर, बहुत टाइम है हमारे पास में। अब सर हम फॉर्मूले की बात करेंगे, अब आता है मुद्दे की बात, ठीक है, अब करेंगे मुद्दे की बात। सर किस तरह से इररिडीमेबल डिबेंचर्स की कॉस्ट निकाल सकते हैं, इसके बाद का क्वेश्चन, सर किस तरह से रिडीमेबल डिबेंचर्स की कॉस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। 3-4 फॉर्मूलेज मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आता है कि किस तरह से सर कॉस्ट ऑफ डेट यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू मेथड निकालना है, और इसके बाद में किस तरह से अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एंड देन हाउ यू विल एक्सप्लेन द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। इसके बाद हमारा प्रेफरेंस पे क्वेश्चन मूव ऑन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 तक मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स पे और एक्चुअल में कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। ध्यान दो, एक्सप्लेन द कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिवेंचर्स, एक्सप्लेन द कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिवेंचर्स। ध्यान दो, मैं आपको अब ये फॉर्मूला तो खैर ठीक है डायरेक्ट लिखा हुआ है, ऐसे थोड़ी हमको काम चलेगा। पहली बात तो ध्यान दो, जब भी आपको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालनी है, ठीक है, जब भी आपको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालनी है तो कॉस्ट को हम के नाम से डिनोट करते हैं हमारे फाइनेंस में। सर ये क्या बात हुई, कॉस्ट तो सी से शुरू होता है, कोई बात नहीं, जो फॉर्मेट यूज़ होता है, जो लोगों ने यूज़ करते आए हैं वो हम यूज़ करेंगे आगे भी। सो कॉस्ट ऑफ डेट होता है तो मैं उसको लिखता हूँ के डी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को लिखूंगा के ई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लिखूंगा के सी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स को लिखूंगा के आर, और इस तरह से कहानी चलती जाएगी, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। क्वेश्चन अगर आपको आता है कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करने का, तो दो चीज़ है उसमें आपको जो डिसाइड करनी है। सबसे पहले, क्या ये डेट रिडीमेबल है, क्या ये डेट्स इररिडीमेबल है। रिडीमेबल है इसका मतलब आज से ठीक 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, यानी कुछ तो एक साल होगा जहाँ पे वो रिडीम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन इररिडीमेबल में क्या होता है, आज डिबेंचर शुरू तो हो जाएगा लेकिन खत्म कभी नहीं हो पा रहा, कभी नहीं होगा। आज आप 90 रुपए दे के डिबेंचर्स खरीद जरूर लोगे, और इसकी फेस वैल्यू अगर 100 है तो मान लो 10% के हिसाब से आपको 10 रुपए का इंटरेस्ट हर साल मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, और कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये है इररिडीमेबल डिबेंचर्स। आप बताओ, आप बताओ सर एक चीज बहुत ही सिंपल, आप हो वो डिबेंचर होल्डर, मैं हूं वो कंपनी, ठीक है, मैं हूं वो कंपनी। आपने मुझे कितने पैसे दिए एक डिबेंचर खरीदने के लिए, सर 90 रुपए आपने मुझे दिए, और मैं अब आपको हर साल इंटरेस्ट दूंगा एज एन इनकम, आपके लिए इनकम, मेरे लिए खर्चा। ध्यान देंगे, यू मी, आपने कितने पैसे दिए 90, मैंने कितने पैसे लिए 90, यानी 90। आपके लिए इन्वेस्टमेंट कितना 90, मेरे लिए फंडिंग कितनी 90, मैं 90 रुपए यूज कर रहा हूं, 90 रुपीज यूज कर रहा हूं साल भर, किसके, आपके। अब आपने इन्वेस्टमेंट किया तो इनकम आपको होगी कितनी 10 की, मुझे वही चीज, मुझे क्या खर्चा लगेगा जिसको मैं कॉस्ट बोलता हूं। ध्यान देंगे, ये है मेरा कॉस्ट और ये है मेरा कैपिटल। तो बताओ 90 रुपए पे, 90 रुपीज पे जो मैं 10 रुपए का कॉस्ट बियर कर रहा हूं, परसेंटेज के टर्म में कितना हुआ सर, 11.11%। दिस 11.11% इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ डेट। आपके लिए भी ये 11.11% क्या कहलाएगा पता है, यील्ड। पर्सन बदल गया तो नाम बदल गया, पर्सन बदल गया तो नाम बदल गया, परसेंटेज सेम है 11.11%। आपके लिए इनकम है इसलिए आप उसको यील्ड बोल रहे हैं, रिटर्न बोल रहे हैं। मेरे लिए ये खर्चा है इसलिए मैं उसको कॉस्ट बोल रहा हूं, एक्सपेंस बोल रहा हूं। आई बात समझ में। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल सर कैसे निकालेंगे, बहुत ही चीज सिंपल सी चीज है। 100 रुपए पे 100 रुपए पे अगर 10 रुपए मिलता है तो हम क्या बोलते हैं, 10% है। कैसे कैलकुलेट किया, 10/100। सो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के टाइम पे दो चीज़ आप डिसाइड करेंगे, रिडीमेबल है कि इररिडीमेबल है, और अगर इररिडीमेबल है तो उसकी केडी कैसे निकालेंगे। नीचे में आप लेंगे सर उसकी इशू प्राइस, और ऊपर में लेंगे आप इशू प्राइस या मार्केट प्राइस बोल सकते हैं आप, या मार्केट प्राइस बोलो, और ऊपर में लेंगे आप इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है, इंटरेस्ट की अमाउंट बोलो, या कूपन कितना है। बहुत ही सिंपल, ये आपको समझ में आया। मैंने बोला था 90 रुपये मैंने इन्वेस्टमेंट किया, आपने इन्वेस्टमेंट किया, सॉरी
आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो 90 रुपये मैं यूज़ कर रहा हूँ आपके, और उसके बदले में मैं आपको 10 रुपये दे रहा हूँ, तो मेरा कॉस्ट कितना हो गया सर? ये रहा 11.11%। ठीक है, एक चीज़ आपको समझ में आई। दूसरी चीज़ इसमें जो मैं टेक्निकलिटी है वो मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान देंगे आप। कई बार क्या होता है ना, जब आप मुझे पैसा देते हो डिबेंचर्स खरीदने के लिए, तो डायरेक्ट पैसा नहीं देते आप मुझे ना, डायरेक्ट पैसा नहीं देते। फाइनेंशियल सर्विसेज या बैंक्स होती है जो जिनको आप पैसे देते हो और वो मुझ तक पहुंचाते हैं। क्योंकि मैं जब मार्केट में दिल्ली में बैठा, अगर कोई बंद कंपनी अगर मार्केट में डिबेंचर इशू करना चाहे, तो वो क्या हर घर में जाएगी इंडिया में, हर सिटी में, और बोलेगी हम डिबेंचर बेच रहे हैं, आओ खरीदो? नहीं, वो बैंक्स को असाइन करती है और बैंक्स आप लोगों तक ये न्यूज़ पहुंचाती है। तो बैंक अपना भी तो खर्चा लेगी बीच में, बैंक भी तो सर्विसेज दे रही है, तो फ्री में नहीं देगी। तो आप जब 90 रुपये देते हैं तो इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट लगती है जो बैंक रखती है। ये मान लो मेरी 3 रुपये की फ्लोटेशन कॉस्ट लग गई, 3% 90 पे, ठीक है, और बचा बैलेंस जो है ये कंपनी को दिया जाता है। तो कंपनी को कितना बैलेंस आएगा? 90 में से 3 माइनस करके 87 रुपीज़। तो अब दिक्कत आएगी, अब दोनों के परसेंटेज बदल जाएंगे। आप रिटर्न कैलकुलेट करोगे 90 पे क्योंकि आपने 90 इन्वेस्टमेंट किए, और मैं खर्चा कैलकुलेट करूंगा 87 पे क्योंकि मैं तो 87 ही यूज़ कर पा रहा हूँ। सो ऐसे टाइम पे क्या होगा? जब हम सिर्फ कॉस्ट की बात करें तो इशू प्राइस 1 माइनस कॉस्ट, 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, ऊपर में वही इंटरेस्ट की अमाउंट। सो इंटरेस्ट की अमाउंट थी 10, इशू प्राइस 90, 1 माइनस 0.03 लिखेंगे आप। अगर परसेंटेज में 3% को लिखना है तो आप क्या लिखोगे? 0.03। आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 90, 87 और यहाँ पे एक आपका परसेंटेज आएगा 10 और 87 और आपका एक परसेंटेज आएगा। आइए आपको बात समझ में? दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर। फाइनली परसेंटेज क्या, आपका फॉर्मूला क्या बनता है, मैं आपको अपने यहाँ पे समझाता हूँ, ध्यान देंगे। दिस इज़ योर फार्मूला KD। इसमें करेक्शन करेंगे आपके नोट्स में, जहाँ तक मैं करेक्शन करके भेजूँगा। ये वाला पार्ट जो है ये आय है, आय यानी कि इंटरेस्ट की अमाउंट, NP यानी कि नेट प्रोसीड्स, और ये 1 माइनस टैक्स क्या है ये भी मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान देंगे। नेट प्रोसीड्स किसको बोलते हैं? आपने 90 दिए, उन्होंने